नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभ्युदय क्लासेस में। 2 दिन क्लास नहीं हुई लेकिन उसका एक बड़ा अच्छा फल मिला कि देखो हमारी ऐप तैयार हो गई है, प्ले स्टोर पर डाल दी है। प्ले स्टोर पर जो डाली है ऐप वो ABHYUDAYA अभ्युदय नाम से डाली है। अच्छा, इसमें एक चेंजेस मैंने करने के लिए बोला है। मैंने कहा इसको अभ्युदय IAS करो, क्योंकि इसी नाम से अब सब जानेंगे, तो आप अभ्युदय IAS ही करो। तो अभी तो अभ्युदय पे नाम से आपको मिल जाएगी, अ लिखा हुआ मिलेगा और उस पर सूरज जी की किरणें दिखेंगी आपको लोगो में। फिलहाल उससे आप आइडेंटिफाई कर लेना। अभी उसमें आपके लिए केवल वो समर्पित है। अभी उसको में एडिफिकेशन चल रहा है और अगले 10-5 दिन में उसमें और खूब सारी चीज़ें डाल देंगे धीरे धीरे। जैसे इकोनॉमिक्स के जितने भी अपने लेक्चर हैं वो सारे उसमें पुटअप कर दिए हैं। अब धीरे धीरे जो भी लेक्चर होंगे उसमें डालते जाएंगे और भैया तुम लोग बताते रहना कि सर इसमें ये सुधार कर लो, सर इसमें ये जोड़ दो। और जितने भी अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर होंगे ना, वह मैं उसी पर डाल दूंगा। जैसे कि अभी हमने बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति करी थी, अब उसको हम कैसे हमारे इवैल्यूएशन करेंगे, उसके इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट पेपर मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। तो आप ऐप पे ही कर लीजिएगा। ऐप पर तो चलेगी चलेगी, मतलब मोबाइल पे तो चलेगी ही चलेगी। यदि आप उसको डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे चलाना चाहेंगे तो उस पर भी चल जाएगी। आपका अभ्युदय, ठीक है। आओ आज का चैप्टर देख लेते हैं। देखो, मैंने आपसे कहा था कि बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति के बाद मुद्रास्फीति पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों ये एक छोटा सा चैप्टर है बीच में शेयर बाज़ार का, ये भी काफ़ी रिलेटेड है मौद्रिक नीति से। तो इसी को साथ साथ हम निपटा लेते हैं। शेयर बाज़ार के बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं और साथ ही साथ उसके बाद हम इंश्योरेंस मार्केट के बारे में भी समझ लेंगे। देखो, शेयर मार्केट शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल इसके शेयर मार्केट के पक्ष में नहीं हूँ। क्या? मैं बिल्कुल शेयर मार्केट के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे को तो देखो कभी ये समझ में नहीं आता। समझ में इन द सेंस कि शुद्ध रूप से मुझे तो सट्टा लगता है। ये मेरे व्यक्तिगत राय हैं, इस पर आप मत जाना। मैंने तो आम लोगों को इसमें अपना पैसा ख़राब करते हुए देखा है, चाहे कितने समझदार हो। हाँ, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ज़रूर लाभ होता होगा। कैसे? जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक हमारे मित्र हैं अमित जी, उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और बहुत अच्छे शेयर में किए थे। ऐसी बात नहीं है, कोई माड़े शेयर नहीं थे, अच्छे शेयर में किए थे। ये 1 लाख उनके 2 दिन में टूट गए। कितने? 2 दिन में टूट के कितने रह गए थे? 55,000 रुपये। 45,000 रुपये का एकदम से घटा। अच्छा, एक बात बताओ, एक दिन में हरियाली आ जाती है एक स्टेटमेंट से। एक दिन में ही स्टेटमेंट से क्या होता है, शेयर मार्केट डूब जाता है। अरे भैया, ये हो क्या रहा है? सट्टा ही तो है ये। देखो, ये मेरी व्यक्तिगत राय, मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे, इसमें आप इंडल्स मत होना। और मेरा विश्वास तो ये है कि देखो, इकोनॉमी का टीचर होते हुए भी देखो गुरुजी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना कर रहे हैं। देखो, मैं तो अभी भी यही कहूँगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। कम खा लो लेकिन राजी रह लो। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हों और तुम दुखी रहो तो उससे क्या मतलब? बेटे अगर वो काम धाम के नहीं हो, बच्ची सुनती नहीं हो तुम्हारी, और ना बच्चों को आने का समय का पता, ना जाने का समय, माता पिता के क्या हाल हैं, कोई अता पता नहीं। उसी प्रकार के भैया माता पिता, मतलब अधिक अगर पैसे हैं तो पास करोड़ों रुपए हैं, तो क्या तुम सुख से हो? क्या एंजाइटी की गोलियां खा रहे हो? हाँ, छोटी से अपने आप को खुश रखने के लिए आप लाखों रुपए की थेरेपीज़ ले रहे हो। ऐसा सुख चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए ना। गांव में या शहर में भी 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल जाए और प्रसन्नता से रह लें। बालक अच्छे से, चाहे 15,000 रुपये कमा रहे हो, सुबह कमा के आराम से अच्छे से काम करके आएँ, प्रेम से बैठें, सुख दुख में साथ दें, हंसी मजाक करें छुट्टियों के दिन में। इसका क्या, इसका आनंद ही अलग है। समझ गए? पबजी में, बढ़िया मोबाइल में, दिखावे में जाके भैया अपना मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी आप अपना पता नहीं करते हो। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। इससे लेकिन आप एसोसिएट होने की कतई ज़रूरत नहीं है। पर क्या करें, शेयर मार्केट तो पढ़ना पड़ेगा, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। इसकी कोई टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे और इनकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। देखो, इनिशियली एक इसका ढांचा देख लेते हैं, उस ढांचे को खोल खोल के आगे समझते रहेंगे। इसमें कोई टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो टर्मिनोलॉजीज़ ही आपको समझना पर्याप्त है। और हमारे देश में शेयर मार्केट कैसे काम कर रहा है, इकोनॉमी में कैसे बूस्ट करता है, शेयर मार्केट क्यों बढ़ जाता है, क्यों गिर जाता है, ये सारे विषय देख लेंगे तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। अच्छा, प्रतिभूति हमने खूब समझ लिया। प्रतिभूति क्या होता है आप सभी को मालूम है, ये कोई प्रमाण पत्र होता है और एक दस्तावेज होता है। शेयर बाजार में क्या होता है, यूँ मान के चलना, अभी केवल आप इसको पकड़ लो। प्रतिभूति एक प्रमाण पत्र या दस्तावेज होता है जिसको हम क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। क्या करते हैं? सेल करते हैं।
और आप इसको सेल क्यों करते हो? वित्त की उगाही के लिए हम इसको सेल करते हैं। प्रतिभूति तो खूब सुन लिया है ना। प्रतिभूति एक प्रमाण पत्र या दस्तावेज है, मतलब कि एक कागज़ का टुकड़ा है और ये टुकड़े को हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। और सेल क्यों करते हैं? सेल करके हम वित्त की उगाही करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब इसका वर्गीकरण देख लो। देखो, प्रतिभूति को मैंने दो भागों में बांटा है इसमें। मैंने कहा ये तो इकोनॉमी की हर बुक में आपको यही मिलेगा। एक तो होता है शेयर सिक्योरिटी, एक होता है डेब्ट सिक्योरिटी, मतलब कि शेयर या अंश प्रतिभूति और ऋण प्रतिभूति। हम अभी इसको देख रहे हैं, इसके बारे में देख रहे हैं। देखो, मैं आपको बताऊं, जब इनिशियली मेरी नौकरी लगी थी तो पहली नौकरी अमेरिकन एक्सप्रेस में लगी थी, गुड़गांव में था। तो गुड़गांव में उस समय की बात है, ये 2008 की बात है। तो जैसी पहली तनख्वाह आई, तो तनख्वाह आते हमारे एक मित्र थे, उन्होंने मेरे से कहा था चलो यार शेयर मार्केट में विकास जी आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया करो, वो थोड़ा थोड़ा पैसा आपको बहुत बड़े पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा 10-5 साल में। मैंने कहा ठीक है भाई, लगा देते हैं तुम्हारे कहने पर। डीमैट अकाउंट खुलवाया और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। 2-3 वर्षों में देखो 2007 का जो पीरियड था ना, वो आपको ध्यान होगा बड़ी ज़बरदस्त मंदी का पीरियड था। अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आया था, नौकरियां जारी थी, मार्केट गिर रहा था। और उस समय हमारे मित्र ने कहा कि विकास जी लगाओ पैसा, आप तो लगाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम इतनी ध्यान था नहीं, तो हमारे अधिकारी की समझ में हमने भी पैसा खूब लगा दिया। और जितना पैसा लगाया उसका 20-25% ही मिला उस मंदी में, खूब टूटा। वो विकास जी का ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विकास जी का पैसा टूटा था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समझदारी विकास जी ने क्या करी कि मैंने उनसे कहा था कि देखो आप एक काम करो, ये जो मेरे 100 रुपये अगर आप लगाते हो ना, तो 100 रुपये में से मैंने कहा देखो साहब, कुछ पैसा आप सरकारी जो आप जो कहते हो ना सरकार में पैसा लगाना है, उसको वैसे डेब्ट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो मैंने कहा भैया सरकारी प्रतिभूतियों में लगा दो, समझ गए, आप सारा निजी कंपनियों में मेरा पैसा मत लगाओ। तो उन्होंने कहा नहीं विकास जी, देखो सरकारी प्रतिभूति में रिटर्न कम मिलता है और ये जो प्राइवेट कंपनीज है में रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने कहा देखो भाई साहब, हम गांव के आदमी, हमें ज़्यादा लोड नहीं है, हमारे लिए नौकरी लग गई, ये बहुत बढ़िया बात है, खूब पैसे मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं, आप तो जैसा कह रहा हूँ वैसा कर दो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि भैया हमें कोई चलाता नहीं है ना, करेंगे तो हमारी मन की करेंगे। जल्दी से भैया कोई यूँ कहता है ना कि ये काम कर लो, तो भैया या तो हम खुद की गलती से करेंगे, उसके कहने पे नहीं करते, समझ गए। हाँ, तो हमने कहा कि भैया आप तो एक काम करो, डेब्ट सिक्योरिटीज़ में थोड़ा पैसा लगा दो। अब MBA कर रखी थी तो इतना तो आइडिया था ही शेयर मार्केट के बारे में, तो हमने कहा लगाओ। लेकिन सबसे अच्छी समझदारी क्या करी, 100 रुपये में से मैंने 60% पैसा डेब्ट सिक्योरिटीज़ में लगाया था। किस में? डेब्ट सिक्योरिटीज़ में लगाया था। और 40% पैसा मैंने शेयर मार्केट, मतलब कि शेयर मार्केट में ही निजी कंपनियों में लगाया था। मतलब कि कहने का तात्पर्य मेरे ये शेयर सिक्योरिटीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, निजी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था, बाकी डेब्ट सिक्योरिटीज़ में मैंने लगवाया था, मतलब सरकारी कंपनियों में पैसा लगवाया था। इसका लाभ विकास जी को ये रहा कि ये मेरा जो 60% का पैसा था ये टूटा ज़रूर था, 10-12% का इसमें डिप ज़रूर आया था। जैसे कि ये तो 40 के 20 ही रह गए थे, ये 60 के 50 रह गए थे। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-1.5 साल में ये रिकवर भी कर गया। ये मेरा डेब्ट सिक्योरिटी, ये तो कभी भी नहीं, 3 साल में भी नहीं, 4 साल में भी नहीं कर पाया था। डेब्ट सिक्योरिटीज़ ने 2 साल में रिकवर कर लिया। और क्योंकि मैंने ज़्यादा राशि नहीं लगाई थी, इसमें 1-1.5 लाख रुपए लगाए थे, तो उसमें डेब्ट सिक्योरिटीज़ का पोर्शन ज़्यादा था, तो उसने रिकवर करके मुझे 3-4% का ब्याज दे दिया था। 3-4% का ब्याज से यूँ मान के चल लीजिए, जो बैंक का सेविंग का ब्याज होता है वह मुझे मिल गया था। तो डेब्ट सिक्योरिटीज़ में दोस्तों लाभ क्या रहता है कि आपको ब्याज तो ज़्यादा नहीं मिलता, रिटर्न तो ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन कुछ हद तक आपको अश्योरिटी रहती है कि मुझे इस पर रिटर्न सेफ मिल जाएगा, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें सरकारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें बेसिकली वो सेफ माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पीछे बैकअप रहता है, तो वो इतनी जल्दी से उसको गिरने नहीं देती है। समझ गए? प्रतिभूति 2 देखी हमने, एक शेयर सिक्योरिटी देखी और एक डेब्ट सिक्योरिटी देखी, ऋण प्रतिभूति। अच्छा, ये जो डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं हमने देख चुके हैं कि भैया अगर कमर्शियल डेब्ट सिक्योरिटीज़ होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल डेब्ट से मतलब सरकारी कंपनियां बोल लीजिए, और ये क्या हो गई, सरकारी ऋण प्रतिभूतियां हो गई, समझ गए, ट्रेजरी डेब्ट सिक्योरिटीज़ हो गई। अब ये जो कमर्शियल डेब्ट सिक्योरिटीज़ है, कारोबारी हुंडी और कारोबारी बॉन्ड। कारोबारी हुंडी आप जानते ही हो और बॉन्ड भी आप जानते हो, नहीं जानते हो तो पुराने एक बार लेक्चर देख लेना, जिसमें हुंडी और बॉन्ड आपको क्लियर हो जाएंगे। बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली लोन के लिए होता है, हुंडी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, समझ गए।
और आपका सरकारी ऋण प्रतिभूति, सरकारी हुंडी और वही सरकारी बॉन्ड इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। वो ट्रेजरी, जहाँ ट्रेजरी आ गया टोटल गवर्नमेंट हो गया। और ये क्या हो गया, कमर्शियल डेब्ट सिक्योरिटीज़, मतलब कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आप दे रहे हो। अच्छा, इसमें क्या हो गया, ट्रेजरी में गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड निकाले, समझ गए, गवर्नमेंट ने कोई, जैसे कि हमने टी बिल्स वगैरह देखे थे, वो सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो कमर्शियल में आ जाएंगे। स्पष्ट है, इतना सही फ़र्क है इसमें। ये आपको क्राइटेरिया क्लियर है ना, ये वर्गीकरण क्लियर है, समझ गए, इसको देख लो। और अब हम बात कर लेते हैं एक बार शेयर और अंश प्रतिभूति की बात कर लेते हैं। शेयर या अंश प्रतिभूति, देखो इसमें दो चीज़ें आप समझो, एक तो होता है खरीदने वाला और एक होता है बेचने वाला। इसको तो कर देते हैं खरीदने वाला, नहीं इसको बेचने वाला करते हैं। बड़ा खुशी खुशी है, ये भी हैप्पी है। देखो हमारे लिए तो सभी हैप्पी रहने चाहिए ना। ये लो साहब, ये हो गया शेयर बेचने वाला और ये हो गया साहब खरीदने वाला। देखो इसको बोलेंगे विक्रय करने वाला और ये हो गया क्रय करने वाला। क्रय को परचेज बोल दीजिए और इसको बोल दीजिए सेल। ये क्या बेच रहा है, शेयर बेच रहा है इसको, ठीक है। ये जो शेयर बेचे हैं भैया इसने, और आप शेयर क्या है, कागज़ का टुकड़ा, ये दस्तावेज है, प्रमाण पत्र है, यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसमें लिख के देता है ये कागज़ के टुकड़े में कि देखो साहब, मैं आपको वायदा करता हूँ कि आप 100 रुपये का जो मैं आपको शेयर दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि सेल करने वाले की स्वामित्व में, क्या ध्यान रखना, सेल करने वाले के स्वामित्व में आपको जितनी राशि के आपने शेयर खरीदे हैं उतना निश्चित अंश प्राप्त हो जाता है। क्या, निश्चित अंश प्राप्त हो जाता है, मतलब आपकी शेयर होल्डिंग हो गई। मतलब कि सपोज करो मैंने 10 किलो आलू खरीदे, समझ गए, क्या खरीद के लेके आया, 10 किलो आलू लेके आया मैं, और मैंने कहा देखो समोसे की दुकान खोलनी है, 10 किलो आलू लेके आएंगे, कुछ पैसा लगाना चाहते हो तो तुम लगा दो, जो भी लाभ होगा, जितना तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी हिसाब से मैं आपको लाभ दे दूंगा। तो 10 किलो आलू थे, तो आपने बोला देखो विकास जी 1 किलो आलू जितने के आएंगे उतना मेरे से इन्वेस्टमेंट करवा लो। 10 रुपये किलो आलू थे, तो 90 रुपये तो भैया मैंने दिए और 10 रुपये क्या दिए, आपने दिए। मतलब कि भैया मोटा मोटा 10% की आपकी हिस्सेदारी हो गई। मतलब कि अब क्या हुआ, आपको एकदम से कोई ब्रह्म ज्ञान हुआ कि यार विकास जी का समोसे का बिजनेस पता नहीं अच्छा चले या नहीं चले, ये तो पढ़ाते लिखाते हैं, ये क्या दुकान उकान खोलने में लग गए, इनका दिमाग ख़राब हो गया। तो वो क्या मेरे पास भागे भागे आए, तुरंत ही भागे भागे आए शाम को, जब मैं आलू वालू बॉईल करके छीलने में लग रहा था, और उनने मेरे से बोला कि देखो विकास जी मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मतलब मैं आपके साथ शेयर में हिस्से, मतलब आपकी स्वामित्व में हिस्सेदारी नहीं ले सकता। तो हमने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, और हमें तो हमारे स्वाद में भरोसा था, तो हमने क्या बोला, ये 10 रुपये ले जाओ साहब आप, क्या 10 रुपये ले जाओ, क्या उनने बोला 10 रुपये ले जाओ। तो उनने क्या बोला कि साहब आप 10 रुपये तो रहने दो विकास जी, एक काम करो मेरे को तो आप 10 किलो आलू में से 1 किलो आलू दे दो। क्या, छोड़ो विकास जी क्या पैसे दोगे, आलू ही दे दो आप तो। देखो आदमी जब निकृष्टता पे आता है ना तो कहीं पर भी गिर सकता है। तो उन्होंने हमसे क्या ले लिए, 1 किलो आलू ले लिए। अच्छा मुझे बताओ ये 1 किलो आलू क्यों ले गए, इसलिए ले गए कि भैया इनको जो मैंने शेयर दिया था, जो ये मेरे स्वामित्व, ये मेरी एसेट है ना आलू, इस एसेट में 10% की इनकी हिस्सेदारी है या निश्चित अंश पर इनका स्वामित्व है। और कितने निश्चित अंश पर स्वामित्व है, 10% पे स्वामित्व है, समझ गए। तो हमने कितने में धंधा किया, 9 किलो आलू में किया। लेकिन 9 किलो आलू में भी हमारा धंधा बहुत अच्छा चला, लोगों ने बहुत सराहना करी, और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर हमारी बहुत बड़ी समोसे की दुकान हो गई, चारों तरफ उसकी ख्याति फैल गई, विदेशों में भी इसके 2-4 महीने में ख्याति फैल गई। तो उनको फिर बाद में बहुत दुख हुआ कि क्यों मैंने विकास जी के साथ ये बिज़नेस में शेयर या पार्टनरशिप क्यों नहीं करी। जोक से अपार्ट आगे चलें, शेयर समझ गए ना, शेयर या अंश प्रतिभूति। इसीलिए शेयर को, ये अंग्रेजी में शेयर को भैया अंश बोलते हैं, इतनी सी बात है, मतलब कि थोड़ा सा अंश आपके स्वामित्व में आ गया, इसको बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा टॉपिक देखते हैं इसी में, औद्योगिक वित्त एवं पूंजी निर्माण, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका क्या तात्पर्य, देखो उद्योग का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या परिकल्पना आती है, क्या कोई छोटी मोटी दुकान या छोटा मोटा काम करने वाला व्यवसाय की आपके दिमाग में परिकल्पना आती है कि नहीं,
ऐसा लगता है जैसे उद्योग बोलते हैं हम कि साहब कोई बड़ी सी स्थान होगा जहाँ पे कम से कम 20-25 लोग तो काम करते होंगे और उनके पास कुछ ना कुछ मशीनरीज भी होगी। सपोज़ करो मैंने बोला कि साहब मेरा क्या बोलते हैं मार्कर बनाने का व्यवसाय है या मार्कर बनाने का उद्योग है, इंडस्ट्री। जैसे इंडस्ट्री का नाम आ जाएगा तो इंडस्ट्री की हम ये परिकल्पना करते हैं कि साहब इनके पास कम से कम 20-50 तो एम्प्लॉय काम करते होंगे, एक बड़ा सा प्रेमाइसिस होगा जहाँ पर ये मार्कर बनाते हैं। समझ गए? तो देखो इस बड़े से उद्योग को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? वित्त चाहिए। अच्छा, वित्त की यदि मुझे प्रॉपर आवक मिलती रहेगी, चाहे वो बैंक के माध्यम से मिले, चाहे मुझे अन्य माध्यमों से मिले, चाहे मैं आपसे शेयर ले लूँ, मतलब कि मेरे कंपनी में आपसे निवेश करवा लूँ शेयर के माध्यम से कि साहब मैं कुछ अंश देता हूँ, आप मुझे पैसा दीजिए, मैं उससे व्यवसाय खड़ा करूँगा। समझ गए? लेकिन मैं उद्योग की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे नहीं, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को मिला के हमारे पूरे यदि भारतवर्ष की मैं बात करूं तो हमें ये देखने को मिलता है कि भैया जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इसका मतलब इनको तो बहुत सारी कैपिटल या पूंजी की आवश्यकता होती होगी, ऑब्वियस ही बात है। और ये जितने भी भैया उद्योग धंधे होते हैं ना, इनकी स्थापना और विकास के लिए पूंजी की उपलब्धता होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। और ये जितने भी भैया टेक्निक काम में लेते हैं ना उद्योग धंधे, सपोज़ करो ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की यदि मैं बात करूँ आपसे, तो सारी वहाँ पर जो तकनीक काम में आती है पूंजी प्रधान तकनीक काम में ली जाती है। कैसी तकनीक काम में ली जाती है? पूंजी, जिसमें पूंजी की प्रधानता होती है। अरे भैया उन्होंने रोबोट लगा रखे होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टीम लगा रखी होगी, और जो मशीनरीज उन्होंने लगा रखी होगी जैसे कार बनाने के लिए, तो उसमें तो ज़बरदस्त कैपिटल आपको फॉर्मेशन चाहिए होती है। मतलब सारी टेक्निक की पूंजी प्रधानता वाली है। अरे भैया एक रॉबोट ही आपका करोड़ों रुपए का आएगा, छोटा मोटा काम तो है नहीं। तो ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए हमने क्या देखा कि उनको लगातार पूंजी की उपलब्धता प्राप्त होती रहे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो, औद्योगिक उत्पादन आपका जब ही बढ़ेगा जब भारी मात्रा में आप वित्तीय साधन जुटा सको। ये तय मान के जानना, कोई भी इंडस्ट्री भैया जब भी फ्लरिश करेगी जब उसके पास पर्याप्त रूप से वित्तीय साधन हो, तभी हम देखेंगे भैया हमारे देश में उद्योग धंधे फ्लरिश कर सकते हैं। समझ गए इतनी बात? अब आगे एक चीज़ देखो, एक होती है इच्छित पूंजी, इंटेंडेड कैपिटल। देखो पूंजी से आप तात्पर्य पहले आपको सारी चीज़ क्लियर कर रखी है, पूंजी क्या होती है, जैसे हमने हुंडी क्या होती है, बॉन्ड क्या होती है, छोटे छोटे इन टर्मिनोलॉजीज को बड़े विस्तार से हमने समझाया। अब इसी में देखो इच्छित पूंजी से क्या तात्पर्य, कोई भी व्यवसाय करने के लिए आपको कितनी कैपिटल चाहिए, कितना पैसा चाहिए। यदि मैं उसको देखता हूँ तो उसके दो मोटे मोटे आधार देखने को मुझे मिलते हैं। एक तो पूंजी की प्रकृति के आधार पर, एक मुझे पूंजी की अवधि के आधार पर। समझ गए? कोई भी काम धंधा स्टार्ट करूँगा तो ये दो ही मुझे फैक्टर ध्यान में आएंगे कि भैया कैसी कैपिटल तुम लेके आए हो धंधा स्टार्ट करने के लिए, और इसकी भैया प्रकृति अवधि के आधार पर है या इसकी प्रकृति कैसी है, मतलब फिक्स्ड है या भैया वेरिएबल वाले में या वर्किंग कैपिटल है। एक वेरिएबल और आती है आपकी कैपिटल, आप तो केवल ये दो ही समझ लीजिए। अब देखो पूंजी प्रकृति के आधार पर इसको समझो। आप सभी जानते हो फिक्स कैपिटल, जैसे सपोज करो हमने भैया ये बच्चों को पढ़ाने के लिए ये प्रकल्प स्टार्ट किया। अब इस प्रकल्प को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, स्थायी पूंजी जिसमें हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे ये हमारा प्यारा बोर्ड, ये प्यारा बोर्ड हमारे लिए बड़ा प्रिय है, सब कुछ है ये, समझ गए ना। भगवान के बाद इसी को हम पूज रहे हैं भैया कि ये जो आपको ज्ञान पहुंचा रहा है। एक तो भैया इनकी बहुत बड़ी हमारे लिए जीवन में महत्व है। तो ये बोर्ड कैसा है, फिक्स्ड कैपिटल होगी। एक बार हमने निवेश कर दिया, इसको हम लगातार काम में लेते रह रहे हैं। जैसे कि भैया एक ये जिस कैमरे से आप विकास जी को देख पाते हैं, ये कैमरा भी हमारा क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। एक बार हमने ले लिया, इसमें निवेश कर दिया, तो इसके माध्यम से हमारा काम धंधा भैया बढ़ाते रहेंगे। दूसरी बात, एक होती है वर्किंग कैपिटल। इसमें कैपिटल आप मान लेना ना, इतने तो मेरे मन के भाव आप समझ जाओगे अब, ठीक है। एक होता है भैया वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, कार्य को गति में रखने के लिए भैया जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कहते हैं कार्यशील पूंजी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कार्यशील पूंजी में क्या आ जाएगा, जैसे भैया मार्कर आ जाएगा। ये मार्कर कोई लंबा तो चलता नहीं है, फिक्स तो है नहीं,
2-4-5 दिन चलेगा, इंक खत्म हो जाएगी, दोबारा मुझे नया खरीद के लेके आना पड़ेगा, या इसके लिए मुझे इंक लेके आनी पड़ेगी कुछ समय तक। इसको मैं सस्टेनेबल तरीके से, टिकाऊ तरीके से लंबे चला सकूँ तो मुझे इंक डालनी पड़ेगी। तो इंक मेरा कैसा खर्चा हो गया भैया? वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आ गया। अच्छा, अब देखो मुझे बात बताओ, ये फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल से मेरा तात्पर्य क्या हो गया कि ऐसी सामग्री जिसमें भैया स्थिर आपकी मतलब संपत्ति, उसमें खर्चा आपने जो किया वो क्या कहलाएगा? आपकी स्थिर पूंजी। ऐसी संपत्ति, ऐसी एसेट जो आपको कार्य को बढ़ाए रखने के लिए, कार्य को गति में रखने के लिए जिस संपत्ति पे आप पूंजी खर्च करेंगे वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। समझ गए भैया? अब हमने ये सारा सामान तो इनिशियली खरीद लिया है, बोर्ड लगा लिया, लेकिन आपको डेली भैया लेक्चर मिलते रहें, उसके लिए पेन वैन खरीदने के लिए और अपना समय निकालने के लिए, कोई और इसमें हमें सहयोग करेगा तो उसको देने के लिए कुछ तो वर्किंग कैपिटल चाहिए ना, ये तो लगातार चाहिए होगी। देखो फिक्स कैपिटल तो एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन अगर आपको धंधे को चलाए रखना है तो आपको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। समझ गए? और दूसरी बात, ये जो हमारे बड़े उद्योग धंधे होते हैं उनमें तो भैया ये फिक्स कैपिटल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे सपोज़ करो आपने भैया कार बनाने की फैक्ट्री डाली, तो उसमें जितनी भी आप मैकेनिकल या मशीनरी लगाएंगे वही आपकी मेन एसेट है, उसी में आपका सबसे ज़्यादा खर्चा लगने वाला है। हाँ, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह आपकी रहेंगी जो वर्किंग कैपिटल में आपकी आती रहेंगी, लेकिन भैया वहाँ एक सबसे बड़ा खर्चा आपका ये रहेगा। समझ गए? लेकिन एक बार ये लगा दिया तो आपकी मशीनरी सब लगी हुई है, लेकिन भैया आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो आप क्या उन मशीनरी से अपना अच्छे से बिजनेस चला सकेंगे? अब उसी को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? पूंजी की उपलब्धता चाहिए। क्या चाहिए? पूंजी की उपलब्धता चाहिए। समझ गए? दूसरा हमने देखा अवधि के आधार पर कि भैया पूंजी आप कैसे लेके आ रहे हो। एक तो आप लेके आए दीर्घकालीन, एक लेके आए मध्यकालीन, और एक लेके आए भैया आप शॉर्ट टर्म, जिसको हम अल्पकालीन कहते हैं। इसके भी आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लगा लेना, इंटरमीडिएट, इसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। मध्यकालीन पूंजी को इंटरमीडिएट कैपिटल बोलेंगे, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल बोलेंगे। और अवधि के आधार पर देखते हो कि साहब मैं 1 वर्ष से अधिक के लिए पूंजी लेके आया हूँ काम धंधे के लिए, तो वो भैया आपके लॉन्ग टर्म में आ जाएगी। और मध्यकालीन, देखो इसको क्या करना, जो पूंजी की उपलब्धता होगी इसको आप मान के चलो दीर्घकालीन को 3 वर्ष से ऊपर, ये 1 से 3 वर्ष, और ये 1 वर्ष से कम वाली। समझ गए? इतने समय के लिए यदि आप अपनी पूंजी की व्यवस्था कर ली काम धंधा बढ़ाने के लिए, तो और अवधि के आधार पर यदि आप उसका बाइफिकेशन करते हैं तो दीर्घकालीन पूंजी, मध्यकालीन पूंजी या अल्पकालीन पूंजी के अंतर्गत उसको हम देखेंगे। ये स्पष्ट है। उद्योग धंधे लगाने के लिए पूंजी की उपलब्धता आपने देख ली। अच्छा, उसके बाद फिर आपने देख लिया कि जो इच्छित पूंजी है, मुझे जो उद्योग लगाने हैं उसके लिए कैपिटल कहाँ से कैसे फॉर्म हो सकती है, उसके 2 आपने पार्ट देख लिए। और ये बताने का उद्देश्य मेरा यही था कि आप जब ये टर्मिनोलॉजी समझे तो समझ लें कि भैया पूंजी की प्रकृति के आधार पर हम बात कर रहे हैं। और यदि मैं आपसे दीर्घकालीन पूंजी, मध्यकालीन पूंजी के इस शब्दों को काम में लूँ तो आप समझ सकें कि मैं पूंजी की अवधि के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ तक स्पष्ट है? चलो इसको मैं रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा इसको आपको 2-3 उदाहरणों के माध्यम से और थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। पूंजी प्रकृति के आधार पर और अवधि के आधार पर। अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि प्रकृति के आधार पर हम देखते हैं कि भैया जितनी भैया आपकी अत्यधिक तकनीक की आवश्यकता होगी, जैसे मैं आपसे कह रहा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, या जितनी हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इकोनॉमी की, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि हमें फिक्स्ड कैपिटल पे अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब कि स्थिर पूंजी पे अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और हम किसी भी उद्योग में देखेंगे वहाँ पर भी स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी में अनुपात आप में फ़र्क मिलेगा। जैसे सपोज़ करो मैंने समोसे की दुकान खोली, तो इस समोसे की दुकान में कार्यशील पूंजी की मुझे ज़्यादा आवश्यकता है, स्थिर पूंजी की मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। समझ गए? रोज़ भैया आपको रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा तो इसके लिए कार्यशील पूंजी की मुझे ज़्यादा आवश्यकता है, स्थिर पूंजी की मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है। उद्योगों के अनुसार आप स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी के अनुपात को फिक्स कर सकते हैं, या इसको इसी प्रकार से देख लेंगे भैया, जैसा उद्योग होगा उसके अनुसार फिक्स कैपिटल और कार्यशील पूंजी में आपको अंतर नजर आएगा। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भैया उत्पादन की प्रक्रिया जितनी जटिल होगी ना, उतनी ही आपकी फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगी, स्थिर पूंजी का अनुपात बढ़ जाता है। समझ गए? एग्जाम्पल, लोह इस्पात के उद्योग आप देख लीजिए, उसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पहली बात, ऐसे जैसे तांबे का अगर आपको उत्पादन करना है या आपको लौह इस्पात का उत्पादन करना है तो कार्यशील पूंजी में तो बाद में सोचेंगे, उसके लिए तो इनिशियली फिक्स्ड आपको कैपिटल इतनी चाहिए होगी, मतलब कि आपको फिक्स्ड संपत्ति, यूँ मान लीजिए एसेट को खड़ी करने के लिए, फिक्स्ड एसेट को खड़ी करने के लिए ही आपको अत्यधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। लौह इस्पात उद्योग हो गया, बिजली उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, और ये बड़े ज़बरदस्त तकनीक इसमें काम में आती है। तो जितनी उत्पादन की प्रक्रिया जटिल होती जाएगी ना, उतनी ही आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ऐसे कई बार भैया छोटे छोटे आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहाँ ये स्टेटमेंट आपके बड़े काम आ जाएंगे, और ये बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको भी आनंद आएगा एनालिसिस करने में। अब भैया दूसरा कौन सा होता है, पूंजी अवधि के आधार में हमने देखा था भैया 1 वर्ष से कम के लिए आप अपना काम धंधे में पैसा काम में ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म आएगा, और 1 से 10 वर्ष या 3 वर्ष मैंने आपसे बोला था। अब देखो 1 से 10 वर्ष, जैसे कोई बड़े उद्योग धंधे हैं, ये उद्योग धंधे हैं सपोज करो, है ना, लौह इस्पात हो गया, जटिल, जिसमें फिक्स कैपिटल आपको ज़्यादा लग रही है, वहाँ तो आपको कम से कम इंटरमीडिएट ही कम से कम 1 से 10 साल के लिए जो पूंजी निवेश कर रहे हो वो इंटरमीडिएट कहलाएगी। उद्योग की प्रकृति के अनुसार 3 वर्ष भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बड़े उद्योग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो आप 1 से 10 वर्ष को ध्यान में रख के चलना। तीसरा या 10 वर्ष से अधिक है तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब देखो इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। लॉन्ग टर्म तो आपने देख लिया भैया, स्थायी संपत्ति बनाने के लिए। अब ये स्थायी संपत्ति आपने बनाई, फैक्ट्री बनाई तो 2-4 साल के लिए बनाई क्या, करोड़ों रुपए लगा के फैक्ट्री बनाई, तो कम से कम ये तो प्लानिंग होगी कम से कम भैया 10-20 साल तो चले, 20 साल तो एटलीस्ट चले। तो ये जो खर्चे आपके कहलाएंगे, ये जो पूंजी आप 10 वर्ष के हिसाब से लगाएंगे, वह क्या कहलाएगी, आपकी दीर्घकालीन पूंजी निवेश कहलाएगा। और इन आपके जैसे खर्चे हो गए, सैलरी हो गई, साफ़ सफाई के लिए आपको खर्चा करना होगा, या मजदूरी, कच्चे माल आदि रोज़मर्रा के खर्चे जो आप करेंगे वो किसके लिए करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म पूंजी की व्यवस्था करके करोगे। अच्छा, ये इंटरमीडिएट कहाँ काम आती है, ये काम आती है भैया यदि आपको कोई एक्सपांशन करना है, आपका वर्तमान का कोई बिजनेस है उसमें आपको एक्सपांशन करना है, तो इंटरमीडिएट कैपिटल आपकी काम आती है। कैसे, जैसे कि आपका लौह इस्पात उद्योग है, आपने क्या किया कि साहब देखो अपनी फैक्ट्री तो पूरी बन गई, लेकिन कहीं पर आपको स्टोर चाहिए, अब अपना उत्पादन बढ़ रहा है तो स्टोर चाहिए। तो जो स्टोर आप बनाएंगे ऊपर जैसा भी छोटा बड़ा, तो एक्सपांशन करने के लिए आपने जो खर्चा किया वो किस में आ जाएगा, इंटरमीडिएट में आ जाएगा। मतलब कि आपके काम धंधे को बढ़ाने के लिए एक बार तो फिक्स कैपिटल लगाने के बाद आप एक्सपांशन में जो खर्चा करते हैं वो सामान्यतः आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में आता है, और इंटरमीडिएट कैपिटल उसके लिए आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक स्पष्ट है, ये बाइफिकेशन समझ गए, अब तो ठीक से आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में डाल देना, वैसे आ ही गया होगा, इसमें कोई संदेह, इसमें कोई जटिल प्रक्रिया तो है नहीं ना। चलो इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने उद्योग धंधे लगा लिए, उद्योग धंधों के लिए हमने देख लिए कैपिटल हम कहाँ कहाँ से कितनी हमें आवश्यकता होती है, 2 आधार हमने देखे थे। अब हम देख लो इस वित्त को प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन कहाँ से लेके आए, कौन कौन से साधन होते हैं। एक तो होता है भैया इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में क्या होगा, जैसे अभी आपने देखा था हमने आलू खरीदे थे 10 किलो, अब 10 किलो आलू में 9 किलो आलू मैंने मेरी जेब से पैसे लेके आया था, और स्वामित्व मतलब कि अंश मेरे मित्र ने लगाया था 1 किलो आलू के लिए। तो हुआ क्या, पूरी संपत्ति हमारी थी, दोनों ने मिलकर पैसे लगाए थे। तो ये हमारे कौन से साधन थे, आंतरिक साधन थे, दोनों ने मिलकर अपने अपनी राशि लगाई और काम धंधा स्टार्ट कर दिया था। तो ये कहलाएगा हमारा इंटरनल सोर्स। अच्छा, इंटरनल सोर्स से आपको एक किस्सा बताता हूँ। अभी हमारे राजस्थान में ये जो फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो उसमें हमारे एक बालक है, स्टूडेंट ही है, वो यहाँ हमारे पास में एक ज़िला है, वहाँ दौसा ज़िला, दौसा का रहने वाला है, और बड़ा ही शैतान बदमाश, उसको मोहल्ले में सब मानते थे, हमारे तो परिवार का ही है वो। तो सिलेक्शन हो गया उसका, तो वो घर आया था, तो अपने साथ में उनके परिवार के एक जना, एक बालक और साथ में आया था, दोनों साथ में आए थे। तो बड़ा राजी रहा था कि साहब देखो हो गया। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया हुआ, और उसने जितना बताया था उतना पढ़ लिया था, तो उसका सिलेक्शन बढ़िया से हो गया था। मतलब कि उसकी कट ऑफ भी जैसे कि 210 गई तो उसके 240 नंबर है, बहुत अबव नंबर है।
अब कहने की बात ये है कि एक नंबर का उसको सब बदमाश समझते थे, बोलो पढ़ता लिखता नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त का इंटेलिजेंट आदमी था। अब साथ में उनके जो उनका एक परिवार का लड़का आया था, तो मैंने कि भाई नई गाड़ी भी ले ली, नौकरी लगती तुमने, स्विफ्ट डिज़ायर लेके आया था। तो उसके साथ में जो आया था जो उनके परिवार का उसका भाई था, कज़िन ब्रदर था, उसने बोला हाँ सर अभी ली है गाड़ी, 7.5 लाख की ली है। तो मैंने यार बड़ी ज़बरदस्त काम किया, तेरी नौकरी में तो तेरे को 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं। हाँ सर वो मैंने क्या कुछ तो अपनी माँ से लिया था और बाकी राशि मैंने खुद ने लगाई थी। तो मेरे साथ में जो मेरा दोस्त आया था वो बोला कि ये बता कुछ तूने कितना पैसा लगाया था इसमें गाड़ी में। तो उसने बोला कि भैया 7.5 लाख की गाड़ी आई है, 7 लाख माँ ने दिए, 50,000 उसने लगाए हैं। और क्या कह रहा था वो कि कुछ पैसा तो माँ ने दिया है, बाकी पैसा मैंने लगाया है। तो कुछ की डेफिनेशन क्या थी, कुछ ये था भैया 7 लाख रुपए, और 50 रुपये उस भैया ने दिए थे। तो वैसे ये 7.5 लाख टोटल क्या है, इंटरनल कैपिटल है। क्या है, इंटरनल कैपिटल है। अब ये बात क्यों चिड़ी थी, क्योंकि मैंने उससे कहा था, मैंने यार तूने लोन वोन भी लिया होगा फिर तो उसने क्या बोला, लोन नहीं लिया सर, हम तो घर से ही पैसा लगा के गाड़ी लेके आया हूँ। मतलब कि आंतरिक साधनों के द्वारा ही लगा के पैसा लेके गाड़ी लेके आया, जिसमें से कुछ उसका था, कुछ माँ का था जो 7 लाख रुपए है, और बाकी पैसा उसने लगाया था 50,000 रुपये। मुझे तो लगता है रजिस्ट्रेशन के 50,000 रुपये उस भाई ने दिए थे, बाकी तो सारी माँ ने गाड़ी दिला दी थी उसको। समझ गए? तो आंतरिक साधन क्लियर है ना। ये डिस्टर्ब करता है कई बार शेयर वाला, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आंतरिक साधनों में हमने क्या देख लिया, शेयर सिक्योरिटी, अंश जो प्रतिभूति थी जिसके बारे में हमने अभी देखा था, और बॉन्ड ऋण सिक्योरिटी, बॉन्ड वाली। दूसरा आपका बाह्य साधन आ गया। बाह्य साधन मतलब कि अब यदि जिसने वो गाड़ी खरीदी, हमारे शिष्य ने, यदि वो किसी बैंक से लोन लेके गाड़ी में खरीदता तो क्या कहलाता, बाह्य साधन कहलाता, एक्सटर्नल सोर्स कहलाता। उसी तरीके से उद्योग धंधे के लिए यदि वित्त आप किसी वाणिज्यिक बैंक, कोई सीमा निगमों से, मतलब कि कोई आपके कॉरपोरेशन से लेके आते हो, कोई विशिष्ट वित्तीय फाइनेंशियल एनबीएफसी वगैरह से यदि आप लोन लेके आते हो, तो वो कहाँ से लेके आ रहे हो, एक्सटर्नल सोर्स से लेके आ रहे हो। यहाँ तक स्पष्ट है? वित्त के साधन समझ गए? ये और देख लेना, कंपनी एक्ट 1956। देखो, जो कंपनी, जो उद्योग धंधे कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होंगे ना, वो ये शेयर जारी कर सकते हैं, मतलब निर्गमन कर सकते हैं। शेयर या बॉन्ड कौन जारी कर पाएंगे, जो कंपनी एक्ट 1956 में जिनकी स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत स्थापना हुई है। ये 3 हमने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट समझ लिए। आज इतना ही करेंगे और कल से इसको, कल पूरा शेयर मार्केट का आपका फिनिश करा देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास अपनी बचेगी जिसमें बीमा के कुछ टॉपिक्स हैं, उनको ले लेंगे। शेयर मार्केट के जो मैं आज पॉइंट्स बाइफिकेट कर रहा था, वो मिला के 11 पॉइंट आए थे। मतलब 11 इश्यूज़ पे मुझे आपसे बात करनी थी। 3 इश्यूज़ जैसे ये मैंने बात कर ली, इसके बाद 7 या 8 इश्यूज़ और होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। तो शेयर मार्केट के आपको ओवरऑल समझ आ जाएगी। और उसके बाद एक हम क्लास ले लेंगे बीमा की, और देन हमारा ये शेयर मार्केट और बीमा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम मुद्रास्फीति स्टार्ट कर लेंगे। और भैया जो आपके इवैल्यूएशन के लिए प्रश्न है वो ऐप पर ही डाल देंगे। देखो, क्वेश्चन तैयार थे आपके, मैं आपसे कह रहा था कि सर देखो वेडनेसडे थर्सडे को आपको, आपने जो पढ़ा है उसको इवैल्यूएट करने के लिए मैं प्रश्न दे दूंगा। अब उसको हम ऐप में डाल देंगे। तो ऐप में अभ्युदय करके डाउनलोड कर लेना। सामान्यतः मैं आपसे लिंक भी शेयर कर लूँगा। और देखो, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल फेज़ पे है। जो ऐप है ना, ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा जैसे पैदा होता है ना, इन्फेंट, अभी हॉस्पिटल में ही है। हॉस्पिटल से हम घर भी नहीं लेके आए हैं इसको, और सीधे तुम्हारे को दीदार करा रहे हैं। कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है तो परिवार वाले सीधे भाग भाग के जाते हैं हॉस्पिटल में, बच्चा दिखा दो, बच्चा दिखा दो। मामा, चाचा, बुआ, काका मांगते हैं ना कि भैया फ़ोटो खींच के भेज दो, तो वो फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ मैं तुम्हें अभी उस बच्चे की। तो उस बच्चे को ढंग से देख लेना और बच्चे को आशीर्वाद देना, अच्छे से प्रेम देना। मैं शेयर करता हूँ आपसे ऐप को। उसमें केवल अभी अपन ने एक बैच स्टार्ट किया है, जिस बैच का नाम मैंने रखा है यूपीएससी का, हमने 2021 के लिए वो बैच फॉर्म अपन ने किया है, और उस बैच का नाम रखा है अजययाम। बोला सर बड़ा टिपिकल नाम रखा है। अब आपको ये करना है, ये अजययाम का अर्थ क्या होता है ये मुझे बताना। आपका इसका अर्थ बताना मुझे, आप इसका मुझे अर्थ बताना। ये अजययाम का अर्थ क्या होता है। पहला बैच ये अजययाम के नाम से बनाया है, टिपिकल नाम लिया है, बिल्कुल हिंदी का लिया है।
हम हिंदुस्तानी, मेरे को तो भैया हिंदी पे बहुत गर्व है। मैं जानबूझ के भैया जितना भी प्रयास करता हूँ कि अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थी वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी सीख जाएं और हिंदी में ही हम उसको ऐसे लेके चलें कि कहीं आगे दिक्कत ना आए। और आंसर राइटिंग में आपसे मैं पुनः एक बार कह दूँ, जैसे मैंने शेयर सिक्योरिटी लिखा, बॉन्ड सिक्योरिटी लिखा, तुम सीधे इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हें गारंटी हो ना कि तुम भैया हिंदी में शेयर सिक्योरिटी लिखने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो लिख लेना भैया, और खुद पर विश्वास हो उत्तर पे, तो ये बॉन्ड सिक्योरिटी, शेयर सिक्योरिटी तुम्हारी सफलता में बाधा कतई उत्पन्न नहीं करेंगी। इसी नोट पे आज इसको समाप्त करते हैं। ये जो छोटा सा बच्चा है मैं इसका लिंक भेज दूंगा अभ्युदय का, इसको देख लेना, इसमें अपन और सुधार करेंगे, नई नई चीज़ें डालते रहेंगे। इनिशियली इसको जो अभी केवल इकोनॉमिक्स से सारे लेक्चर डालें और चंद दिनों में ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी डाल देंगे, और साथ ही साथ आपके लिए मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी इसमें डलवाने का प्रयास करूँगा। तो इस बच्चे को संभालते हैं, फिर और बढ़िया बना देंगे। और तय मान के चलना कि अगले 90 दिन में, अगले 3 माह में आपके जो 3 पिलर मैंने आपसे बात करी थी, किस किस की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की, ये मैं कंप्लीट करा दूंगा, निश्चिंत रहना। देखो जून में आपका पेपर है प्री का, मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि दिसंबर तक हर हाल में आपके ये चौथा पिलर और इसमें जोड़ लेंगे, हिस्ट्री का। ये 4 तो बेसिक टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाए प्री के लिए और मेंस के लिए। प्री कम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, ये दोनों आपके कंप्लीट हो जाए टॉपिक प्री कम मेंस के हिसाब से। और उसके पश्चात दिसंबर के बाद, और साथ ही साथ हाँ इसके साथ भैया अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करते रहना। और एक काम और करना, ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपना 60% समय देना और हर हाल में दिसंबर तक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा कर लेना। और उसके बाद क्या करना भैया, जनवरी से लेके मार्च तक ऑप्शनल सब्जेक्ट के खूब प्रश्न करना, खूब टेस्ट सीरीज में जितने प्रश्न आते हैं उनको करना, अपने आंसर्स चेक करवाना। ऑनलाइन खूब सारे मीडियम आपको मैं बता दूंगा जिसमें आप अपने आंसर्स को पुटअप कर सकते हो, इवैल्यूएशन करवा सकते हो। और नहीं तो अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें आराम से देना, समझ गए? क्योंकि आपके पास मार्च तक अच्छे से कर लो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार। उसके बाद क्या है भैया, आपके पास मात्र इसके जून के बाद आपके शायद 82 दिन मिलेंगे आपको, है ना, मात्र 80-82 दिन मिलेंगे मेंस के लिए, समझ गए? सबसे कम दिन मिलेंगे, तो उसके लिए अभी तैयारी करके कर लो, आराम से हो जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को, और दिसंबर के बाद आप टोटल मेंस पे कूद जाना, जनवरी फरवरी मार्च में, उन 3 माह में आपसे मैं यह कह रहा हूँ कि केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, बाकी अन्य जीएस के पेपर को भी हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, तो आपकी एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन समझ क्रिएट हो जाएगी, समझ गए? और देखो इसमें करंट अफेयर्स भी अपन जोड़ लेंगे। देखो दिसंबर तक ये पक्का हो जाएगा, शांति से, लेकिन धीरे धीरे इसको करते रहना, बिल्कुल चिंता मत करना। जीवन रहा तो हो जाएगा, अगर विकास जी जीवित नहीं रहे तो अलग विषय है, समझ गए? ये काम कर लोगे तो तुम बहुत अच्छी जगह स्टैंड कर जाओगे। खुद पे भरोसा रखना, ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना दिसंबर तक कंप्लीट कर लो, जनवरी से लेकर मार्च, इन 3 महीनों में हर वीक में एक टेस्ट दो। इसका मतलब हो गया 4-12, 13 से 14 आप मेंस के पेपर लिख लोगे। उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस देखना, आपका एकदम से राइज हो जाएगा। और जब आप प्री में बैठोगे तो वो रिफ्लेक्शन भी आएगा। अप्रैल और मई और जून 2.5 महीने अपना मोटा मोटा मिलेगा, उस 2.5 महीने में हम हमारा रिवाइज कर लेंगे प्री के हिसाब से। मतलब कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम कूद जाएंगे, भैया कैसे हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, उसकी हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, उसके बहुत सारे प्रश्न निकाल लेंगे। क्लियर है? इसी नोट पे आज समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। इस शेयर के चैप्टर को कल फिनिश करेंगे, उसमें फिर आगे एक बीमा का चैप्टर करेंगे, मतलब बीमा के कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद सीधे मुद्रास्फीति कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।